हेलो एंड आई वेलकम यू टू विज्ञान रिचार्ज। बात है 1976 की। रशिया का एक बॉम्बर विमान कोंगो में जाके गिर जाता है। अब इस क्रैश की डिटेल रॉबर्ट पैटरसन एयरबेस पर हो रहे साइकिक रिसर्च प्रोग्राम में भेज दी जाती है, जहां पर रोजमेरी स्मिथ नाम की एक साइकिक इस क्रैश की डिटेल को कागज पर ड्रॉ करने लगती है और वो एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट बता देती है कि ये प्लेन यहाँ पर क्रैश हुआ है। आपको क्या लगता है वहाँ पर प्लेन मिला होगा? बिल्कुल मिला था, एग्जैक्ट उसी जगह पर मिला था। रोजमेरी स्मिथ ऐसी साइकिक थी जो आंखें बंद करके अगर किसी जगह का ध्यान लगाए तो वो उस जगह को रियल टाइम में देख सकती थी। यानी जिस प्लेन को सोवियत यूनियन की मिलिट्री, कोंगो देश की आर्मी और दुनिया भर के जासूस ढूंढ रहे थे, उस प्लेन को अमेरिका में एक छोटे से रिसर्च सेंटर में बैठी एक महिला ने आंखें बंद करके ढूंढ लिया था। आइए जानते हैं कहानी की शुरुआत कहां से हुई थी। जब सोवियत यूनियन ने पहली सैटेलाइट उड़ाई तो इस घटना ने अमेरिकियों के कान के नीचे ऐसी बंसी बजाई जिससे अमेरिकियों की चीखें दूर तक दी सुनाई। इसके बाद CIA मार्स पर जाती है, लेकिन वो जाने के लिए स्पेसशिप का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि वो इस्तेमाल करते हैं साइकिक का। पर क्यों? चलो पता करते हैं। सोवियत यूनियन की शुरुआती एक्सपेरिमेंट में उन्हें कुछ ऐसे लोग मिले जो अपने दिमाग से चीजों को कंट्रोल कर सकते थे। अब 1972 में अमेरिकियों के हाथ एक ऐसी रिपोर्ट लगी जिसने पूरे अमेरिका में तहलका मचा दिया, जिसमें यह दावा किया गया था कि भैया रशिया वाले पानी की तरह ESP प्रोग्राम में पैसा बहाए जा रहे हैं। ESP बोले तो एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, वो लोग होते हैं ना दिमाग पढ़ने वाले, हाँ वही। अब सोवियत यूनियन को यह भरोसा था कि अगर वो माइंड रीडर्स या टेलीकिनेसिस करने वाले लोगों को ढूंढ लें, उन्हें ट्रेन करें, तो वो अमेरिका में जासूसी कर सकते हैं। क्योंकि सोवियत यूनियन को यह डर था कि अमेरिका ने जो माल जर्मनी से हड़पा है, यानी कि रिसर्च पेपर और साइंटिस्ट, उन चीजों का इस्तेमाल करके अमेरिका बहुत ही घातक हथियार बना रहा है, तो जासूसी करना तो बनता है। अब जैसे ही ये खबर अमेरिकियों को मिली तो आप तो जानते ही हो, अमेरिकियों का रोना धोना शुरू, हाय हाय हम तो पीछे रह गए। इसके बाद CIA, US आर्मी और डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी US कांग्रेस से कहते हैं पैसा निकालो, रशिया वाले आगे निकल गए, हमें भी ESP प्रोग्राम शुरू करना है। अब इस पैसे का इस्तेमाल करके इन्होंने पूरे देश के अंदर सीक्रेट फैसिलिटीज खोल दी और ऐसे लोगों को ढूंढ ढूंढ कर लाने लगे जो ये क्लेम करते थे कि उनके पास ESP पावर्स हैं। लेकिन इस साइकिक प्रोग्राम का सबसे बड़ा उद्देश्य ये था ऐसे लोगों को ढूंढना जो रिमोट व्यूइंग कर सके, मतलब एक लोकेशन पर बैठकर दूसरी लोकेशन पर क्या चल रहा है ये बता सके। तो क्या ऐसे लोग मिले? बिल्कुल। क्या रिमोट व्यूइंग से कोई सक्सेस मिली? बिल्कुल मिली। उदाहरण के लिए इजराइल की सीक्रेट सर्विस एजेंसी मोसाद, जिसे दुनिया में अपने बेहतरीन ऑपरेशन करने के लिए जाना जाता है, इन्होंने अमेरिकियों के साइकिक रिमोट व्यूअर्स की मदद से अपने अगवा करे हुए नागरिकों की लोकेशन का पता लगाया था। आपको क्या लगा ये मोसाद ने अपने दम पे किया था? भाई साहब, अमेरिका और इजराइल के बहुत गहरे रिश्ते हैं। सोवियत यूनियन की स्कड मिसाइल किसने ढूंढी, उनकी सबमरीन किसने ढूंढी, उनका क्रैश हुआ जहाज किसने ढूंढा, ये सब इन्हीं रिमोट व्यूअर्स ने ढूंढे थे। सब बताऊंगा। आपको याद होगा इस वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको रोजमेरी स्मिथ के एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया था, जिसने रॉबर्ट पैटरसन एयरबेस में ध्यान लगाकर सोवियत यूनियन का क्रैश हुआ प्लेन ढूंढा था। इस एक्सपेरिमेंट की सफलता के बाद CIA को ऐसा लगा कि उनके हाथ बहुत ही खास चीज लग गई है और उन्होंने फिर इस तरह के एक्सपेरिमेंट में अंधा पैसा डालना शुरू कर दिया और 1978 में शुरुआत होती है प्रोजेक्ट स्टारगेट की। इस प्रोजेक्ट की पूरी फंडिंग का जिम्मा US आर्मी, डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी और साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी SRI के जिम्मे आया था और 1995 में इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया क्योंकि इससे जुड़ी हुई सीक्रेट रिपोर्ट्स पब्लिक डोमेन में लीक हो गई थी। लेकिन 23 साल चले इस प्रोजेक्ट में ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट किए गए और ऐसी ऐसी चीजें हासिल कर ली गई जिन्हें आम लोगों की नजरों से बिल्कुल छुपा कर रखा गया था। अब देखो यहाँ पर आप ये कह सकते हो कि 1978 और 1995 में तो सिर्फ 17 साल का ही गैप है, तो मैं इसे 23 साल क्यों कह रहा हूँ? देखिए ये चीज मैं नहीं कह रहा हूँ, जो रिसर्च डॉक्यूमेंट मैंने पढ़े उसमें जो इस प्रोजेक्ट की टाइमलाइन दी हुई है वो 23 साल ही है। अब वो क्यों है, कैसे है, इसकी जानकारी उसमें नहीं लिखी थी, तो मैंने भी 23 साल ही बोला। अब मैं सबसे पहले आपको ये बताता हूँ कि इस प्रोजेक्ट के अंदर रिमोट व्यूअर्स ने कौन कौन सी चीजें बिल्कुल 100% एक्यूरेटली बताई थी और उसके बाद आपको ये बताऊंगा कि CIA मार्स पर कैसे गया। 1974 में एक रिमोट व्यूअर ने सोवियत यूनियन की न्यूक्लियर टेस्टिंग साइट के एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट CIA को दे दिए थे। सितंबर 1979 में नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल स्टाफ ने एक रिमोट व्यूअर से सोवियत सबमरीन के बारे में पूछा जो कि उस समय अंडर कंस्ट्रक्शन थी और रिमोट व्यूअर ने बताया कि सोवियत यूनियन ने 18-20 मिसाइल ट्यूब वाली एक बड़ी सी सबमरीन लगभग बनाकर तैयार कर ली है जो अगले 100 दिन के अंदर लॉन्च होने वाली है। और कमाल की बात ये थी कि 120 दिन बाद नई सबमरीन की रिपोर्ट्स भी सार्वजनिक कर दी गई। दिसंबर 1981 में US आर्मी ऑफिसर जेम्स ली डोजियर इटली के एक गुरिल्ला ग्रुप यानी इटालियन रेड ब्रिगेड के द्वारा किडनैप कर लिए जाते हैं और 42 दिन बाद इन्हीं रिमोट व्यूअर्स की मदद से उनकी लोकेशन का पता लगाया जाता है। 1986 में लीबिया की बॉम्बिंग से पहले गद्दाफी का पता भी इन्हीं रिमोट व्यूअर्स ने लगाया था और रशिया की सीक्रेट सर्विस एजेंसी KGB के एक कर्नल जो जासूसी करते हुए साउथ अफ्रीका में गिरफ्तार हुए थे, यानी अपने पॉकेट कैलकुलेटर के अंदर जो सीक्रेट कम्युनिकेशन डिवाइस का इस्तेमाल कर रहे थे उसका पता भी इन्हीं रिमोट व्यूअर्स ने लगाया था। 1994 में नॉर्थ कोरिया के पास प्लूटोनियम आ जाने की खबर भी इन्हीं रिमोट व्यूअर्स के द्वारा बताई गई थी। ऐसी ना जाने कितनी अनगिनत कामयाबी इस प्रोजेक्ट से हासिल की गई थी, मैं बताते बताते थक जाऊंगा, इसलिए मैं इस इंफॉर्मेशन का जो सोर्स है उसका लिंक आपको जरूर दूंगा जो आपको कम्युनिटी पोस्ट
पोस्ट और विज्ञान रिचार्ज के व्हाट्सएप चैनल पर भी मिल जाएगा। अब इस प्रोजेक्ट की इतनी जबरदस्त कामयाबी ने CIA के दिमाग में एक बीज डाला कि अगर हम धरती के किसी भी कोने पर रिमोट व्यूइंग से कुछ भी देख सकते हैं तो क्या हम धरती के बाहर भी जा सकते हैं, मतलब रिमोट व्यूइंग से दूसरे ग्रहों पर भी देख सकते हैं क्या? आपको क्या लगता है क्या हुआ होगा? चलो मैं ही बता देता हूँ। और यहाँ से शुरू होती है कहानी जो मैकमोनेगल की। इस इंसान को CIA ने मार्स पर और समय में पीछे भी भेजा था। हाँ जी, ये बिल्कुल सच है। पर ये किया कैसे गया, अब इसके बारे में जानते हैं। जो मैकमोनेगल इतिहास के वो पहले आदमी थे जो मार्स पर गए थे और इन्होंने टाइम ट्रेवल भी किया था। ऐसा दावा CIA और इन्होंने खुद भी किया है, जिसके प्रूफ्स भी हैं। अब देखो, क्योंकि इनका नाम बहुत बड़ा है तो जो कहकर बुला लेते हैं। बोलने में मुझे भी थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। ये आदमी US आर्मी का इंटेलिजेंस ऑफिसर था जिसने वियतनाम वॉर में सर्व किया था और 1970 में एक हेलीकॉप्टर क्रैश की वजह से इनके दिमाग पर बहुत गहरी चोट लगी और जब ये ठीक हुए तो इन्हें ऐसा लगा कि इनके पास साइकिक पावर्स हैं और ये US गवर्नमेंट के लिए एक साइकिक जासूस की तरह काम करने लगे। 1978 और 1984 के बीच में इन्होंने लगभग 450 साइकिक प्रोजेक्ट्स पर काम किया था और KGB कर्नल के कैलकुलेटर के अंदर जो सीक्रेट कम्युनिकेशन डिवाइस लगा हुआ था वो भी इन्होंने ही ढूंढा था। पर 22 मई 1984 को जो हुआ उसने सब कुछ बदल दिया। मिस्टर जो एक और रिसर्चर के साथ एक सीक्रेट फैसिलिटी में एक कमरे के अंदर बैठे थे। इसके बाद उन्हें एक लिफाफा दिया जाता है और कहा जाता है कि इस लिफाफे को आप नहीं खोलेंगे। फिर उन्हें कुछ ज्योग्राफिक कोऑर्डिनेट दिए जाते हैं और उनसे पूछा जाता है कि आपको क्या दिखाई दे रहा है। वैसे तो चीजों को मैं बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर सकता हूँ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ क्यों ना मिस्टर जो की ही आवाज आपको सुनवा दूं, उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। All right, using the information in the envelope, please focus on 40.89 degrees north, 9.55 degrees west. I want to say it looks like, I don't know, it sort of looks like pyramids. It's very high. Okay. I'm seeing, it's like a perception of a shadow of people. Very, very tall, thin. It's only shadow. It's as if they were there and they're not there anymore. Go back to a period of time where they are there. It's like I get a lot of static on the line and everything. It's breaking up all the time. It's very fragmentary pieces. Just report the data. Don't try to put things together. Just report the raw data. I just keep seeing very large people. They appear thin and tall, but they're very large. Wearing some kind of strange clothes. इसके बाद उन्हें दूसरे कोऑर्डिनेट दिए जाते हैं जिसकी इन्फॉर्मेशन CIA ने आप सही हो छुपा ली। वो वाली जानकारी पब्लिक डोमेन में नहीं है। उन्होंने वहाँ पर पिरामिड्स भी देखे, बड़े बड़े स्ट्रक्चर देखे, और पिरामिड से मेरा मतलब पिरामिड जैसे स्ट्रक्चर, एग्जैक्ट पिरामिड नहीं। इसके साथ साथ वहाँ पर स्टॉर्म शेल्टर भी बने हुए थे, वही शेल्टर जो तूफान से बचने के लिए बनाए जाते हैं, स्टॉर्म शेल्टर्स। उन्होंने जो लोग वहाँ पर देखे थे उनका कहना था कि ये लोग धीरे धीरे मर रहे हैं, या ये भी कह सकते हैं कि इनका ग्रह धीरे धीरे खत्म हो रहा है। इसके बाद उनका विजन फेड हो जाता है, यानी कि वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलते हैं और जब एनवलप को वो फाड़ते हैं तो उसके अंदर लिखा था द प्लेनेट मार्स एंड टाइम ऑफ व्यूइंग इज 1 मिलियन BC। यानी कि मिस्टर जो को जो कोऑर्डिनेट दिए गए थे और जिस टाइम में उन्हें मार्स पर विजिट करने के लिए कहा गया था वो समय था 1 मिलियन BC का, और वो ग्रह था मार्स यानी मंगल ग्रह। और उन्होंने जो भी देखा वो 1 मिलियन BC में मंगल ग्रह की हालत थी। अब देखिए, आपको सुनने में हो सकता है ये सारी चीजें बहुत ज्यादा ऊट पटांग या अजीब लगे, पर सच तो ये है कि इनमें से एक भी जानकारी मेरे द्वारा तो नहीं बनाई गई है। ये सारी की सारी जानकारी आपको प्रोजेक्ट स्टारगेट के जो डॉक्यूमेंट्स पब्लिकली अवेलेबल हैं उनमें पढ़ने को मिल जाएगी, जिसे आप बड़ी आसानी से पढ़ सकते हो। ज्यादा डॉक्यूमेंट नहीं है, बस 12 मिलियन, बोले तो 1 करोड़ 20 लाख पेज, बस इतने ही है। मजाक नहीं कर रहा हूँ, इतने ही हैं। मिस्टर जो के रिटायर होने के बाद उन्हें लीजन ऑफ मेरिट का अवार्ड दिया गया था और आर्मी के लिए बिना कुछ हासिल किए तो ये अवार्ड ना मिलने वाला। मिस्टर जो ने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, बहुत सारे लेक्चर्स दिए हैं और इंगो स्वान भी इसी प्रोजेक्ट का हिस्सा थे, जिनके ऊपर वीडियो मैंने इस वीडियो से पहले बनाई थी। अब इन पेजों को देखकर साफ साफ लगता है कि आपको यकीन हो या ना हो, लेकिन US गवर्नमेंट को साइकिक प्रोजेक्ट पे पूरा यकीन था, और क्या पता आज भी हो, हमारी नॉलेज से बाहर हो। तो इसी नोट के संग ये है इस वीडियो का अंत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।